हेलो मेरे साथियों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल आज एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम करेंगे 80 प्रश्न जो हमारे सभी का सभी प्रश्न होगा, साइंस से होगा। तो आने वाले जो हमारे करंट में जो एग्जाम चल रहा है एनटीपीसी का, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो आइए आज का पहला प्रश्न से शुरुआत करते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आइए आज का पहला सवाल है, किसी उत्तल लेंस में फोकस दूरी हमेशा रहती है। यानी किसी उत्तल लेंस में जो फोकस दूरी जो हमेशा रहती है, ये जो है हमेशा जो है पॉजिटिव रहती है। क्या रहती है? हमेशा पॉजिटिव रहती है। अगला सवाल है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस का पसंद करेंगे। यानी कि जो है छोटे छोटे शब्द को पढ़ते समय जो है आप किस लेंस का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो कर सकते हैं, यह 50 सेंटीमीटर दूरी वाली फोकस लेंस और उत्तल लेंस का होता है। फोकस दूरी का उत्तल लेंस यानी कि 50 सेंटीमीटर वाला जो है फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग कर सकते हैं। अगला सवाल है, मोटर चालकों के सामने सामान्यतः लगा रहता है। यानी मोटर चालक के जो सामने जो शीशा लगा हुआ था, दर्पण लगा हुआ रहता है, ये क्या चीज का दर्पण रहता है? तो ये जो रहता है या उत्तल उत्तल दर्पण रहता है। कौन सा दर्पण रहता है? उत्तल दर्पण रहता है। अगला सवाल है, एक व्यक्ति समतल की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है। व्यक्ति को समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? देखिए, 4 किलोमीटर प्रति सेकंड किसी आ रहा है जो, और जो है व्यक्ति को समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब मतलब चाल से आता हुआ जो प्रतिबिंब होगा वह उससे दुगना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उससे दुगना हो जाएगा। तो दुगना हो जाएगा तो 8 मीटर प्रति सेकंड से इसका जो है प्रतिबिंब दिखाई देगा। अगला सवाल है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आंख में उत्पन्न दोष होता है। यानी नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से जो है आंख में जो उत्पन्न दोष होता है, ये जो होता है यह दीर्घ दृष्टि दोष होता है। क्या होता है? दीर्घ दृष्टि दोष होता है। यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति मतलब जो है दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का प्रयोग लाया जाता है उसमें लगे लेंस होते हैं। यानी कि उसमें जो है कौन सा लेंस लगा हुआ होता है। यानी दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को जो है कैसे निवारण किया जा सकता है? उसके जो चश्मे में लगा होता है कौन सा लेंस लगा होता है? उसके चश्मे में जो लगा होता है ये उत्तल लेंस लगा होता है। कौन सा लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस लगा होता है। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विद्युत आवेश की इकाई है। विद्युत आवेश की जो इकाई होती है ये कूलाम होती है। कौन सी होती है? कूलाम होती है। अगला सवाल है, विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं जिन्हें धन तथा ऋण आवेश माना जाता है। यह नामकरण किसने किया था? यानी कि जो है विद्युत आवेश जो है दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश होते हैं, ऋण आवेश होते हैं। लेकिन इसका जो नामकरण जो है किसने किया था? इनका जो नामकरण जो किया गया था, यह किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक पदार्थ एक कूलम धन आवेश आवेशित किया जाता है। इस आवेश में पदार्थ का जो इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं उनकी संख्या क्या होगी? मतलब जो है इस प्रश्न में पूछ रहा है कि एक कूलम धन आवेश में जो आवेशित किया गया है तो उसमें जो निकाले गए इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या क्या हो सकती है? तो उनकी जो संख्या हो सकती है ये होती है 6.25 गुना 10 पर पावर 18। यानी 6.25 गुना 10 पर पावर 18 हो जाएगा। यानी कि जो है इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी बल्ब पर 220 वोल्ट और तथा 100 वाट अंकित है। यानी किसी विद्युत बल्ब पर जो है 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित किया जाता है इसको, तब इसके द्वारा जो उपयुक्त शक्ति होगी कितनी होगी? अब देखिए, 220 वोल्ट है और जो है 100 वाट का जो है प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो हो जाएगा, ये 100 वाट का बल्ब है। ये जो है 110 वो अथी जो है 110 वोल्ट जो है प्रचालित कर रहा है और कितना है? 220 वोल्ट है। तो अब इसको, सॉरी ये दो नहीं है तो इसको अब काट दीजिए, एक एक कट जाएगा, ये दो से कट जाएगा, ये दो से
50 कट जाएगा, यानी कि जो है 50 वाट इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना होती है। देखिए, विद्युत चुंबकीय जो प्रेरण की परिघटना होती है, ये होती है कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। देखिए, विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत आधारित है, ये है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। किस पर है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? देखिए, लघु पथन के समय जो है परिपथ में जो विद्युत धारा का जो मान होता है, ये जो होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है? बहुत अधिक जो है बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रतिक्रिया पीबीओ प्लस सी से अभिक्रिया किया है तो ये पीबी प्लस सीओ बना है, तो यह जो है, तो इसमें आक्सीकारक कौन है? इसमें ये पूछा जाता है कि आक्सीकारक कौन था। देखिए, सी जो है, सी एक अवकारक है, सी जो है ये, सी जो है, सी यह जो है अवकारक है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न धातुओं में कौन NaOH के विलयन से H2OG देता है? यानी कि जो है NaOH के विलयन से H2 ब्रैकेट G जो देता है, ये कौन देता है? तो ये देता है एल्युमिनियम देता है। कौन देता है? एल्युमिनियम देता है। अगला सवाल है, यदि विलयन में pH का मान 13 है तो इसका अर्थ क्या है? देखिए, यदि विलयन का जो मान होता है 13 जो होता है, यह क्षारीय होता है। 7 जो होता है उदासीन होता है। 7 से जो कम होता है वह अम्लीय होता है, और जो 7 जो होता है वह उदासीन होता है। 7 से अधिक होता है वह क्षारीय होता है। तो दोस्तों पूछ रहा है कि विलयन में पीएच मान 13 है तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? यह जो है परमल जो है भास्मिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परमल भास्मिक हो जाएगा। अगला सवाल है, साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र है। देखिए, साधारण ताप पर जो है फास्फोरस का अणुसूत्र है P4 है। क्या है? P4 है। अगला सवाल है, पित्तल में रहता है, पित्तल में जो है किसका किसका मिश्रण है? यानी पित्तल जो है किसका किसका मिश्रण है? तो पित्तल जो है जिंक और पीवी का है, यानी कि जो है जिंक और लेड का मिश्रण है। अगला सवाल है, सॉरी, जिंक जो है, यह जिंक का जो मिश्रण होगा Cu और Zn हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Cu और Zn हो जाएगा। अगला सवाल है, धातु की प्रवृत्ति होती है, यानी धातु की प्रकृति होती है। तो धातु की जो प्रकृति होती है यह विद्युत धनात्मक होती है। कैसी होती है? विद्युत धनात्मक होती है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार दूर किया जाता है? देखिए, चुंबकीय अशुद्धि को जो है किस प्रकार दूर किया जाता है? यह जो है चुंबकीय विधि के द्वारा दूर किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? चुंबकीय विधि के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। अगला सवाल है, कार्बनिक यौगिक का आवश्यक तत्व है। देखिए, कार्बनिक यौगिक का जो आवश्यक तत्व है यह जो है सी है। सी को जो है कार्बन से सूचित किया जाता है, यानी कि जो सी का जो आवश्यक तत्व है, सी का जो यौगिक है, सी का जो कॉमन नेम है वो, कार्बन का जो कॉमन नेम है वो सी से ही शुरू होता है। अगला सवाल है, अकीरी तत्व कौन सा है? देखिए, अकीरी तत्व जो है वह कौन सा है? तो अकीरी तत्व जो है यह हीलियम, हीलियम अकीरी तत्व है। हीलियम के साथ जो है आर्गन भी जो है, आर्गन भी अकीरी तत्व है, लेकिन ऑप्शन में, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका प्रश्न भी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एल्केन श्रेणी के यौगिक का सामान्य सूत्र क्या होता है? देखिए, एल्केन श्रेणी का जो सामान्य सूत्र होता है ये होता है CnH2n। क्या होता है? CnH2n। अगला सवाल है, अपमार्जक बनाने में उपयोग होता है। देखिए, अपमार्जक बनाने में जो है किसका उपयोग होता है?
तो अपमार्जक बनाने में जो उपयोग होता है यह एल्कोहल का होता है। किसका होता है? एल्कोहल का होता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, आवर्त सारणी यानी कि ये जो तत्व है मतलब क्या कहलाते हैं? आवर्त सारणी का जो है तत्व जो है इस संकेत का जो तत्व होता है क्या कहलाता है? ये जो कहलाता है हेलोजन कहलाता है। कौन सा कहलाता है? हेलोजन कहलाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, आवर्त सारणी के बाएं से दाएं जाने पर प्रकृति के बारे में यह कौन सा कथन असत्य है? देखिए, बाएं से दाएं जाने के बारे में कौन सा कथन गलत दिया है, तो ये गलत को चुनना है। तो देखिए, गलत जो है यह परमाणु जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकते हैं, ये वाला जो है गलत है। क्या है? परमाणु जो है आसानी से त्याग नहीं करता है। इसमें जो आंसर दिया हुआ है, या परमाणु जो है आसानी से त्याग परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग कर सकता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया में जो उत्पन्न होता है वो क्या उत्पन्न होता है? तो ये जो होता है कार्बोज उत्पन्न होता है। क्या होता है? कार्बोज उत्पन्न होता है। अगला सवाल है, अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु जो है निषेचित होता है, किसमें निषेचित होता है? अंडाणु जो निषेचित होता है फैलोपियन नलिका में होता है। किसमें होता है? फैलोपियन नलिका में होता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, शोषण की क्रिया होती है। शोषण की जो है क्रिया होती है यानी किसमें होती है? तो शोषण की क्रिया जो होती है जब माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अगला सवाल है, एक स्वच्छ मनुष्य का प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब होता है, यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य का जो है रक्तचाप जो दाब होता है वह कितना होता है? यही पूछा है सवाल में। तो ये जो होता है 120/80 होता है, यानी 120/80 होता है। यही जो है रक्तचाप का दाब होता है। अगला सवाल है, पत्तियों को मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण असंभव हो पाता है? यानी पत्तियों का जो है मुरझा जाना किस पादप हार्मोन के संभव से हो सकता है? तो ये जो होता है ये होता है एब्सेसिक अम्ल से। किससे? एब्सेसिक अम्ल से। अगला सवाल है, कौन सा पादप नियंत्रण फल को बेचने वाले के द्वारा प्रयोग किया जाता है? यानी कि फल यानी कौन सा पादप है जो नियंत्रण फल को बेचने के लिए जो है उस बेचने के द्वारा ही प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो बेचने वाला जो होते हैं यानी फल को जो है ताजा रखने के लिए जो किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो प्रयोग किया जाता है इथिलीन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? इथाइलिन का प्रयोग किया जाता है। इथाइलिन इथाइलिन ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है। देखिए, कार्बनिक यौगिक में जो है कार्बन की जो संयोजकता होती है ये 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। अगला सवाल है, एड्स रोग का प्रमुख कारण है। देखिए, एड्स रोग का जो प्रमुख कारण है क्या हो सकता है? यानी असुरक्षित यौन संपर्क, यानी कि असुरक्षित यौन संपर्क, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग का उदाहरण है? चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार का उदाहरण है? ये जो होता है यह जो है समजात अंग का उदाहरण होता है। किसका उदाहरण होता है? ये जो होता है समजात अंग का जो है उदाहरण होता है। अगला सवाल है, वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती है किंतु कार्य के अनुसार उसकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है, ऐसे अंगों को क्या कहते हैं? यानी कि मूल रचना में तो समानता होती ही है, उत्पत्ति के बाद उत्पत्ति तथा मूल संरचना में तो समानता होती ही है, किंतु कार्य के अनुसार जो है उनकी जो है बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है। ऐसे अंग को क्या कहते हैं? तो ऐसे अंग को जो कहा जाता है यह समजात अंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समजात अंग, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है,
कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है। देखिए कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है, तो कृत्रिम परितंत्र का जो उदाहरण होता है ये है खेत और बगीचा। खेत और बगीचा ये जो है कृत्रिम, मतलब जो है कृत्रिम इसको बनाया जा सकता है। बगीचा को मानव बनाया जा सकता है, खेत को मानव भी बनाया जा सकता है। ऐसे तो एक मैदान की तरह रहता है, लेकिन खेत को जो है मानव ही बनाता है। वन को मानव नहीं बना सकता है, तालाब को बना सकता है, लेकिन ये हो नहीं सकता। झील को मानव बना नहीं सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्राकृतिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? देखिए प्राकृतिक ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो जो है यह सूर्य का प्रकाश है। कौन सा है? सूर्य का प्रकाश है। अगला सवाल है, वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन क्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है? वनों को संरक्षण के लिए जो है निम्न क्रियाओं का जो आवश्यकता होती है ये क्या हो सकती है? तो ये तो हो सकती है पेड़ों के अंधाधुंध कटाई, अतिचरण, खनन, ये सब जो है इसका उदाहरण हो सकता है। अगला सवाल है, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम के द्वारा अपघटित हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? मतलब जो है वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम के द्वारा जो है उपघटित हो जाते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको जो है जैव निम्नीकरणीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैव निम्नीकरणीय। अगला सवाल है, अमीटर निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? देखिए अमीटर से जो मापा जाता है यह जो है विद्युत धारा को मापा जाता है। किसको मापा जाता है? विद्युत धारा को मापा जाता है। अगला सवाल है, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है ये बदलता है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल सकता है। अगला सवाल है, प्लाज्मोडियम किस विधि के द्वारा जनन होता है? देखिए प्लाज्मोडियम जो जिस विधि के द्वारा जो है जनन होता है ये है बहुखंडन के द्वारा। किसके द्वारा होता है? बहुखंडन के द्वारा। अगला सवाल है, निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस के द्वारा हटाया जा सकता है? यानी निकट दृष्टि दोष को जो है दूर करने के लिए किस लेंस को लगाया जाता है? तो ये जो लेंस लगाया जाता है अवतल लेंस लगाया जाता है। कौन सा लेंस लगाया जाता है? अवतल लेंस लगाया जाता है। अगला सवाल है, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? देखिए पौधे में जो जनन अंग जो पाए जाते हैं यह कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जो पाए जाते हैं पौधे में जो जनन अंग जो पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं पुष्प में। कहाँ पाए जाते हैं? ये जो है पुष्प में पाए जाते हैं। अगला सवाल है, मेंडल ने अपने आनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया जाता है? मेंडल ने जो अपने आनुवांशिक पौधे के लिए जो है जिस पौधे का उपयोग किया वो पौधा कौन सा है? यह जो था यह मटर का पौधा था। कौन सा पौधा था? मटर का पौधा था। अगला सवाल है, पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह का जो में जो दिशा जो होती है ये होती है बहुदिशीय होती है। क्या होती है? यह जो है बहुदिशीय होती है। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत जो है कहाँ पाया जाता है? तो यह वायुमंडल का जो है सबसे ऊपरी सतह है। सॉरी वायुमंडल का जो है यह मध्य सतह हो जाएगा। वायुमंडल का जो है यह नहीं नहीं सॉरी वायुमंडल का ही जो है यह ऊपरी ऊपरी सतह में पाया जाता है, अक्षोभ परत। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? देखिए दाढ़ी बनाने में जो दर्पण का प्रयुक्त होता है वो अवतल दर्पण होता है। तो ऑप्शन जो है ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अवतल दर्पण। अगला सवाल है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? देखिए प्रकाश के परावर्तन का जो नियम है यह दो नियम है। कितने नियम है? दो प्रकार का नियम है। अगला सवाल है,
निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? देखिए निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है यह 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला सवाल है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? देखिए कौन सा दर्पण में जो है बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में जो है बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अगला सवाल है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों को दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? यानी कि जो है चिकित्सा के क्षेत्र में जो जिस दर्पण का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा दर्पण है? तो ये दर्पण है अवतल दर्पण। तो देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा है। ये जो है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण। अगला सवाल है, किस दर्पण में केवल आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में जो है केवल आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ये जो बनता है यह समतल और उत्तल दर्पण में बनता है। किसमें बनता है? समतल और उत्तल दर्पण में बनता है। अगला सवाल है, मोटर चालक के सामने दर्पण जो लगा होता है यानी कि साइड मिरर जो लगा होता है यह किस लेंस का होता है या कि कौन सा दर्पण का होता है? ये जो होता है यह उत्तल लेंस का होता है। किसका होता है? उत्तल लेंस का। यानी कि ऑप्शन जो है यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गोलीय दर्पण के पृष्ठ गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ पर वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। यानी गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो ये जो कहलाता है ये कहलाता है गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का जो है द्वारक कहलाता है। अगला सवाल है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। देखिए प्रकाश तरंग का जो उदाहरण है यह कौन सा है? तो यह जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश जो है यह विद्युत चुंबकीय तरंग हो सकता है। क्या हो सकता है? प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग हो सकता है। अगला सवाल है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? मतलब जब गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के जो बीच संबंध जो होता है ये एफ बराबर आर बटे टू होता है। क्या होता है? एफ बराबर आर बटे टू होता है। अगला सवाल है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? देखिए समतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है तो ये जो होती है ये होती है आभासी और वस्तु के बराबर होती है। आभासी तथा वस्तु के बराबर होती है। अगला सवाल है, सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? देखिए सोलर कुकर में जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, सर्च लाइट का परावर्तक की सतह होती है। देखिए सर्च लाइट की जो परावर्तक की सतह होती है ये अवतल होती है। कैसी होती है? यह अवतल होती है। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होता है तो उस प्रतिबिंब की प्रवृत्ति क्या होती है? यदि किसी बिंब का जो है प्रतिबिंब जो है आवर्धन ऋणात्मक होती है तो उसका प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है ये होती है वास्तविक और सीधा होती है। कैसी होती है? वास्तविक और सीधा होती है। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़ा हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। संभवतः यह दर्पण होता है। यह जो ऐसा जो होता है केवल समतल दर्पण में होता है। किसमें होता है? केवल समतल दर्पण में होता है। अगला सवाल है, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? यानी कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है
वह आभासी तथा सीधा बनता है तथा बिंब से बड़ा पाया गया है। तो वस्तु की जो स्थिति जो है कहाँ कहाँ होनी चाहिए, ये वस्तु की स्थिति जो होना चाहिए दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस दूरी के बीच होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस की दूरी के बीच होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो? यदि किसी बिंब का जो है प्रतिबिंब जो आवर्धन धनात्मक हो तो उस बिंब की प्रवृत्ति क्या होगी? ये जो बिंब की प्रवृत्ति होगी ये होगी काल्पनिक और सीधा होगी। कैसी होगी? काल्पनिक और सीधा होगी, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी किसी वस्तु का जो है आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनता है यह कैसा बनता है? ये बनता है अवतल दर्पण से बनता है। किससे बनता है? अवतल दर्पण से बनता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? देखिए, उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है जिसकी वक्रता त्रिज्या 25 सेंटीमीटर, तो वह कौन सी जो है उत्तल लेंस की फोकस दूरी मतलब कितनी हो सकती है? तो वक्रता त्रिज्या जो है, यानी कि सवाल में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, यानी कि फोकस दूरी जो हमको ज्ञात करना है। तो ये जो 32 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है तो फोकस दूरी जो जो होगी ये हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। इसकी जो है आधा होती है। कितनी होती है? इसकी आधा होती है 16 सेंटीमीटर। इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, परावर्तन नियम से निर्धारित होती है। देखिए, परावर्तन के नियम से जो निर्धारित होती है ये होती है आपतन कोण बराबर जो है परावर्तन कोण के होता है, यानी कि आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। देखिए, समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है यह जो होता है यह काल्पनिक होता है। कैसा होता है? काल्पनिक होता है। अगला सवाल है, संयुग्मी फोकस केवल संभव है, यानी कि संयुग्मी फोकस जो है केवल संभव है किसमें? ये जो संभव है अवतल दर्पण में संभव है। किसमें संभव है? अवतल दर्पण में। अगला सवाल है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है, यानी उत्तल दर्पण में जो है प्रतिबिंब जो है सदैव बनता है। तो जो इसमें जो प्रतिबिंब जो सदैव बनता है ये बनता है ध्रुव और फोकस दूरी के बीच बनता है। किसमें बनता है? ध्रुव और फोकस दूरी के बीच में बनता है। अगला सवाल है, किसी दर्पण के मध्य बिंदु कहलाता है, यानी किसी दर्पण का जो मध्य बिंदु जो कहलाता है ये क्या कहलाता है? तो ये जो कहलाता है ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। अगला सवाल है, समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या r है तो क्या होगा? ये जो होगा ये हो जाएगा r जो है ये क्या है? अनंत है। r जो है अनंत है। r क्या है? अनंत है। अगला सवाल है, हजामत बनाने के लिए व्यवहार में लाया जाता है, यानी हजामत बनाने के लिए जो है यह अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है हजामत बनाने के लिए। अगला सवाल है, समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन होता है। समतल दर्पण का जो है रेखीय आवर्धन होता है। तो ये जो होता है रेखीय आवर्धन, जो समतल दर्पण का जो रेखीय आवर्धन होता है ये होता है m बराबर 1 होता है। क्या होता है? m बराबर 1 होता है। अगला सवाल है, प्रतिबिंब ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की बीम की ऊंचाई जो है क्या होता है? ये जो होता है आवर्धन होता है। क्या होता है? आवर्धन होता है, यानी h बटे बिंब की ऊंचाई यानी f कर सकते हैं। h बटे f जो है यह जो है आवर्धन होता है। अगला सवाल है, गाड़ियों के अग्रदीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? गाड़ियों के अग्रदीपों में जो प्रयोग किया जाता है यानी आगे वाले जो है शीशे का जो प्रयोग होता है यह अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अगला सवाल है,
दर्पणों का प्रयोग में सभी दूरियां मापी जाती है। देखिए, दर्पणों के प्रयोग में सभी दूरियां जो मापी जाती है, ये मापी जाती है दर्पण के ध्रुव से। किससे मापी जाती है? दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। अगला सवाल है, गोलीय दर्पण जिसका सदृश क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। गोलीय दर्पण जो है जिसका सदृश क्षेत्र जो बहुत विस्तृत होता है, ये होता है उत्तल दर्पण का। किसका होता है? उत्तल दर्पण का होता है। अगला सवाल है, दोस्तों आज का इस वीडियो का लास्ट अंतिम क्वेश्चन है, किसी दर्पण के मध्य बिंदु कहलाता है, यानी किसी दर्पण का जो मध्य बिंदु जो कहलाता है, ये कहलाता है वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। तो मुझे दोस्तों, मुझे उम्मीद होगा कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि आने वाले जो एग्जाम है एनटीपीसी जो है के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, क्योंकि उसमें जो है जीके का और साइंस का अच्छा वेटेज पूछ रहा है। तो आप जो है, और साथ में जो है करंट अफेयर का जो है आप बढ़िया से तैयारी कर लीजिएगा। करंट अफेयर का भी बढ़िया से अच्छा खासा वेटेज पूछा जा रहा है। करंट से 5 से 6-7, कोई भी शिफ्ट में 6-7 पूछा जा रहा है, तो कोई शिफ्ट में जो है 12 से 13 पूछा जा रहा है। तो आप करंट अफेयर को और जीके जीएस को